कक्षा 10 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। आप अध्याय 4 कार्बन एवं उसके यौगिक समाप्त हो चुका है आपका। आज हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। कैसे वर्गीकरण किया जाता है, वर्गीकरण की आवश्यकता क्या है, ये सारी चीज़ें आज के अध्याय में हम पढ़ेंगे। यह अध्याय आज यह लेक्चर इस अध्याय का पहला लेक्चर है और इसमें हम देखते हैं कि आवश्यकता क्या थी। तो जो कुल ज्ञात तत्व थे, अभी तक कुल ज्ञात जो तत्वों की संख्या है कुल 118 तत्व अभी तक ज्ञात हैं। इनमें से 94 तत्व ऐसे हैं जो कि प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं। सभी तत्वों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं और इसलिए इनका व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा उन्हें समूह में रखने का प्रयास किया गया अर्थात वर्गीकृत करने का प्रयास किया गया। संख्या काफ़ी ज़्यादा है 118 तत्वों की, ताकि उनका कुछ व्यवस्थित अध्ययन किया जा सके। तो सबसे पहले जो वर्गीकरण का आधार बनाया गया वह यह किया गया कि तत्वों को, जो ज्ञात तत्व थे, सभी तत्वों को धातु और अधातु में बांटा गया। दो तरह के तत्व बनाए गए, एक तत्व को कहा गया धातु, दूसरे को अधातु में वर्गीकृत किया गया। बाद में जैसे जैसे तत्वों की संख्या बढ़ती गई, उनके वर्गीकरण की प्रणालियों को भी व्यवस्थित करने का प्रयास होता गया। तो इस क्रम में सबसे पहला जो प्रयास किया गया था वह किया था डाबेराइनर ने। यह एक जर्मन रसायनज्ञ थे। सन 1817 ईस्वी में इन्होंने, वुल्फगांग डाबेराइनर ने, कुछ समान गुणधर्मों वाले तत्वों को व्यवस्थित करने का पहला प्रयास किया। इतिहास ये जान लें कैसे वर्गीकरण शुरू किया गया तत्वों का। डाबेराइनर ने सबसे पहले कुछ तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया छोटे छोटे समूहों में। उन्होंने किस तरह वर्गीकरण किया? 3 तत्वों के कुछ समूहों को चुना। उन्होंने 3 तत्व चुने और उनका समूह बनाया। और यह जो समूह था उसकी यह विशेषता थी कि उन्होंने इसे त्रिक नाम दिया। 3 तत्वों का जो एक समूह बनाया और उसे त्रिक नाम दिया। और उनके त्रिक की यह विशेषता थी कि उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया। जैसे जो सबसे कम वाला था उसे सबसे पहले, जो सबसे अधिक वाला था तीनों में से उसे सबसे बाद में रखा। तो परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया गया और इस प्रकार व्यवस्थित करके 3 तत्वों का एक समूह जिसे त्रिक कहा गया उसको बनाया। इनके त्रिक की व्यवस्था क्या थी इस तरह त्रिक बनाने की कि जो बीच वाला तत्व था उसका परमाणु द्रव्यमान दोनों जो अन्य तत्व थे आगे और पीछे वाले, मतलब बीच वाले तत्व का जो परमाणु द्रव्यमान है उनके त्रिक में, वह उस त्रिक में स्थित आगे और पीछे जो तत्व हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का औसत है। उदाहरण के तौर पे ले सकते हैं आप, जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का त्रिक बनाया इन्होंने और उस समय तक केवल 3 ही त्रिक बनाए गए थे। ज्ञात तत्वों की संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए इन्हें त्रिक में वर्गीकृत किया गया था। तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का त्रिक इन्होंने बनाया था और यह देखा था कि यह इसमें जो पोटेशियम और लिथियम है, इन दोनों तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का जो औसत है वही सोडियम का परमाणु द्रव्यमान है। तो इस तरह देखा था, इन्होंने अपने त्रिक का निर्माण किया था। लेकिन चूंकि उस समय सिर्फ 3 ही त्रिक ज्ञात हो पाए थे, 3 ही त्रिक बनाए जा सके थे, इसलिए यह पद्धति बहुत सफल नहीं रही। बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रयास किया वर्गीकरण का, जिन्हें न्यूलैंड्स के नाम से जानते हैं। न्यूलैंड्स अंग्रेज वैज्ञानिक थे। उन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया था वर्गीकरण का। अष्टक सिद्धांत क्या था? इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने किया क्या था कि जो तत्व थे उनके जो परमाणु द्रव्यमान थे उनके आरोही क्रम में इन्होंने भी व्यवस्थित किया
और उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन से शुरू करके 56वें तत्व थोरियम पर इसे समाप्त किया। कहने का मतलब इस समय तक कुल 56 तत्व ज्ञात हो चुके थे न्यूलैंड्स के समय तक। तो उन्होंने जो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान वाला था हाइड्रोजन, उसको सबसे पहले रखा, और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में सबसे अधिक द्रव्यमान वाला तत्व जो थोरियम था उस समय, उसको 56वें स्थान पर रखा। उन्होंने देखा, इस तरह व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म, जैसे 1 से शुरू हुआ और 8वें, प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म जो है वह पहले तत्व के गुणधर्म के समान ही पाया गया। इसकी तुलना संगीत के अष्टक से भी की जाती है, इसलिए इसे जो है वह अष्टक सिद्धांत नाम दिया गया, और कोई बात नहीं है। अष्टक सिद्धांत इसीलिए नाम दिया गया कि इसकी तुलना जो है उस समय जो उन्होंने बताया कि पहले तत्व का गुणधर्म 8वें तत्व के गुणधर्म से मिलता जुलता है, इसलिए उन्होंने अष्टक सिद्धांत के नाम, इसे अष्टक सिद्धांत कहा। क्योंकि संगीत में भी 8 सुर होते हैं, इसीलिए इस न्यूलैंड्स की सिद्धांत को अष्टक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस सिद्धांत में कई कमियां थीं। और कमियां क्या थीं? यह सिद्धांत जो है वह केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। कैल्शियम का परमाणु जो है तत्व, वहीं तक यह लागू होता है, और उसके बाद के प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व से मेल नहीं खाता है। तो यही फेल हो गया यह कि कैल्शियम तक यह लागू होता है। दूसरी चीज़, न्यूलैंड्स की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 ही तत्व विद्यमान है, इससे ज़्यादा और कम नहीं हो सकते हैं। तो बाद में जो तत्व खोजे जाएंगे उनके गुणधर्म अष्टक से मेल नहीं खाएंगे, क्योंकि वो मान चुके थे कि 56 ही तत्व इस प्रकृति में विद्यमान है। तो इसलिए बाद में जो तत्व खोजे गए उनके गुणधर्म इस अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते हैं। तीसरी बात थी कि अष्टकों के निर्माण के समय कुछ जो असमान गुणधर्मों वाले तत्व थे उन्हें एक ही समूह में रख दिया गया, जबकि निकिल और कोबाल्ट जैसे समान गुणधर्मों वाले तत्वों को काफ़ी दूर दूर रख दिया गया। यह विषमता देखी गई कि समान लक्षणों वाले, गुणों वाले दूर दूर और असमान गुणों लक्षणों वाले को पास पास रख दिया गया। यह जो सिद्धांत था यह केवल हल्के तत्वों के लिए ही लागू हो पाया, जो भारी तत्व थे उन पर यह सिद्धांत लागू नहीं हो पाया। और जब नोबेल गैसों की खोज हो गई तो उस हिसाब से 8वें नंबर पे सभी नोबेल गैसें आती हैं। तो बिल्कुल यह सिद्धांत जो है न्यूलैंड्स का वह बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया, और वहीं से फिर इसे जो है लोगों ने मानना अपनाना बंद कर दिया। तो ठीक है, नहीं काम बना, जरूरी नहीं था, लेकिन प्रयास किया गया, कुछ न कुछ रास्ते दिखाए गए डाबेराइनर द्वारा भी और न्यूलैंड्स द्वारा भी कि किस तरह इन तत्वों को वर्गीकृत भी किया जा सकता है। इनमें भी कुछ ऐसे लक्षण हैं, कुछ गुण हैं जिसके आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है। लेकिन चूंकि उस समय तक तत्वों की न तो पूर्ण खोज हो पाई थी और ना ही सभी गुणधर्मों की खोज हो पाई थी, इसलिए ना तो डाबेराइनर और ना ही न्यूलैंड्स इनके बारे में कोई सटीक जानकारी या सटीक वर्गीकरण दे पाए। बाद में जब मेंडलीफ ने इसकी अधिक तत्वों की खोज हुई, तब जाकर मेंडलीफ ने एक इनके जो तरीके थे उन्हीं का अनुसरण करते हुए, इनके जैसे इन्होंने परमाणु द्रव्यमानों को आधार माना था दोनों ने, तो इसी को आधार मानते हुए परमाणु द्रव्यमान को ही फिर बाद में मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी का निर्माण किया, जो कि एक बहुत ही प्रासंगिक आवर्त सारणी मानी जाती है। तो यह तो योगदान था ही कि इन्होंने वर्गीकरण करने का प्रयास किया, भले ही वह असफल रहा था। तो यह थी आज की क्लास, इतिहास था कैसे आवर्त सारणी के निर्माण की शुरुआत की गई थी। और इस क्लास से संबंधित कोई भी पॉइंट ऐसा है जो कि क्लियर ना हुआ हो तो इस वीडियो को बार बार देखें या फिर हमसे फ़ोन करके कमेंट करके क्लियर कर लें। बाकी मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुभकामनाएं।